नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर कल हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। हमने महाद्वीप पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सातों महाद्वीप के नाम जाने थे कौन कौन से हैं, और महासागरों के नाम भी हमने जाने थे कि कौन कौन से महासागर हैं और कौन कौन से महाद्वीप पे हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर कौन कौन से महाद्वीप और महासागर स्थित। ठीक है, हमने कल अपने महासागर का महाद्वीप का जो क्रम है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर हम एशिया पढ़ रहे थे। ठीक है, एशिया के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी, जैसे कि एशिया एक महाद्वीप है। ठीक है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था, कितने 6 भागों में, जिसमें से एक भाग पश्चिमी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो जान लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी भाग के बारे में। ठीक है, तो एशिया के 6 पार्ट थे: पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, साउथ, साउथ एंड वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारे 6 भाग थे एशिया के, जिनके बारे में पढ़ रहे थे। पश्चिम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे पूर्वी पार्ट के बारे में। ठीक है, हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एशिया के ऊपर हमने स्थिति जानी थी एशिया की, कि इसके ऊपर की तरफ जो है, एशिया के ऊपर जो है वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये बात हमने कल की थी कि एशिया के ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक महासागर है। साउथ में जो है, इसके साउथ में है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था कि इसके साउथ में क्या है, हिंद महासागर है। ईस्ट में जो है प्रशांत महासागर है, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। और उसके वेस्ट में था यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे एशिया की स्थिति है। इसके चारों तरफ ये चीजें स्थित है। इन सब के बीच में हमारा जो एशिया है महाद्वीप पड़ता है। एशिया के अंदर ही हमारा भारत लोकेटेड है। ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे पूर्वी भाग के अंदर। ठीक है, पश्चिमी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर कौन से देश आते थे, हमने 14 देशों के नाम लिखे थे, प्लस उनकी राजधानी लिखी थी। ठीक है, यानी कि कैपिटल के बारे में जाना था। ठीक है, तो 14 देश प्लस उनकी राजधानी। पठार के बारे में जाना था, इसमें कौन कौन से पठार पड़ते हैं। मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो भी इसके बारे में और अन्य बातें थी, उन सब बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी स्टार्ट हो गई थी कल की क्लास में। आज की क्लास में हम आगे चलेंगे। पश्चिमी को हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में पूर्वी उसके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पूर्वी भाग को, एशिया। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में भी पहले हम वही लिस्ट लिखेंगे, कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, या इसके अंदर हम कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से हम लिस्ट बनाएंगे जैसे हमने पश्चिमी एशिया के बारे में बनाई थी। ठीक है, इस तरफ देश लिखेंगे हम एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे उनकी राजधानी। सबसे पहले इनको नोट करेंगे, क्योंकि इनमें से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कोई कभी किसी किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देश और राजधानी, यानी कि कैपिटल। ठीक है, इधर हम देश का डेटा लिखेंगे और इधर लिखेंगे कैपिटल। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं देशों के बारे में। सबसे पहला जो देश इसके अंदर आएगा वो है चीन। और चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग।
बीजिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा पड़ता है हमारा जापान। और जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा देश है वो है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंग यांग। फिर पड़ता है दक्षिणी कोरिया, जिसकी राजधानी है आपकी सियोल। ठीक है, और उसके बाद हमारा पड़ता है ताइवान, जिसकी जो राजधानी है वो है टाइपे टाइपे। उसके बाद पड़ता है मंगोलिया। मंगोलिया, ठीक है, जिसकी राजधानी है आपकी उलान बटोर। ठीक है, उलान बटोर। ठीक, तो ये हमारे देश हैं जो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और मंगोलिया। ठीक है, ये उनकी राजधानी है जो आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा नहीं है, केवल 6 है। इन बातों को आप ध्यान में रखें और इनका रिवीजन बार बार करते रहें, जिससे कि आपके ये सारे देश जो है ध्यान में रहे। और कौन से के हैं ये? पूर्वी एशिया के ये देश रहने वाले। ठीक है, तो इससे अतिरिक्त क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में, उनके बारे में जानेंगे। ये तो हो गए हमारे देश। ठीक है, तो इनको आप एक उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बना के नोट कर लेंगे कि ये जो है हमारे किसके देश हैं? पूर्वी एशिया के देश हैं और उनकी राजधानियां। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके अंदर क्या अन्य चीजें पाई जाती हैं, या अन्य क्या क्या इसके अंदर अन्य बातें हैं जो हमारे लिए जाननी बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली जो बात है, इसके अंदर कौन से पठार पाए जाते हैं? पठार। तो इसके अंदर जो पठार पाए जाते हैं वो है पामीर का पठार। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और हमने इसको याद रखने के लिए भी कहा था आपसे। तो ये इसको क्या बोला जाता है? विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, विश्व की छत। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका? पूर्वी एशिया में। ठीक है, ये पड़ता है आपका पूर्वी एशिया के अंदर। कौन सा? पामीर की पठार, पामीर की पठार। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, बाद है इसमें तिब्बत की पठार की पठार, या तिब्बत का पठार। वो भी यही एशिया के अंदर पाया जाता है। मेनली एशिया को कहा जाता है, मोस्टली जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पूर्वी एशिया के अंदर ही पाई जाती है। इस बात को भी आप एक नोट बना के लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? नोट बना के लिखेंगे कि मैक्सिमम पर्वत श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? आपकी पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वी में। ठीक है, पठार जो है, पामीर की पठार भी पूर्वी एशिया के अंदर है, तिब्बत की पठार भी पूर्वी एशिया के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, उनके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हमें पूर्वी एशिया से प्राप्त होते हैं।
ठीक है, केवल उतनी ही बातों को पढ़ेंगे जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक से जो जो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको ही हम ध्यान में रख के चलेंगे, उनको ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि पूर्वी एशिया से हमें कौन कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और कौन कौन से देश से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब पढ़ते हैं खनिज पदार्थ के बारे में कि कौन कौन से खनिज पदार्थ यहाँ से पाए जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे खनिज पदार्थ के बारे में। कौन कौन से खनिज पदार्थ यहाँ से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ से जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो है लौह, टीन और कोयला। मेनली जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो है कौन कौन से, लौह, टीन और कोयला। इनके बारे में ही पढ़ेंगे कौन कौन से देश में इनकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये मैक्सिमम कौन कौन से देश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन सा है, सबसे पहला खनिज पदार्थ है जो हमें पूर्वी एशिया के देशों से मिलता है वो है लौह, लौह अयस्क। ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, चीन और मंगोलिया से। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है, चीन और मंगोलिया, मंगोलिया। ठीक है, तो लोहा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है हमें, चीन से और मंगोलिया से। उसके बाद दूसरा है हमारा टीन। दूसरा क्या है हमारा, टीन। टीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, टीन प्राप्त होता है हमें चीन से, यूनान पठार चीन से। चीन से हमें क्या प्राप्त होता है, टीन, मैक्सिमम वैल्यू में। और तीसरा हमने बताया था कोयला। तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला हमें प्राप्त होता है चीन से ही। चीन, चीन के अंदर है एक शांसी क्षेत्र, उस क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त होता है। तो ये वो खनिज पदार्थ हैं जो हमें पूर्वी एशिया के कुछ देशों में मैक्सिमम वैल्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन खनिज पदार्थों को आप नोट करेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ है लौह, टीन और कोयला। लौह एस, टीन और कोयला, जो कि चीन, मंगोलिया, यूनान का पठार चीन से और चीन शासी क्षेत्र है, वहां से हमें कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात को आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करनी है। कुछ और पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए, जैसे कि जापान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद केंद्र कौन सा कहलाता है, जापान कहलाता है। इस बात को आप नोट करेंगे। तो पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक केंद्र कौन सा है हमारा, जापान। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। इसके बारे में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपके जानने योग्य हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप नोट डाउन करेंगे, इनको अपने रिवीजन में रखेंगे। ठीक है, कि पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन से लोह पाए जाते हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है, जापान है। ठीक है, कोयला कहाँ से मिलता है, चीन झांसी क्षेत्र से। टीन मिलता है यूनान पठार चीन से। और लोह अयस्क मिलता है आपका चीन, मंगोलिया से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पूर्वी एशिया के बारे में केवल हमें इतना ही जानना था। अब हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए, हमारा पश्चिमी एशिया हो गया, पूर्वी एशिया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, चलिए, अब जो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है दक्षिण एशिया। ठीक,
कौन सा टॉपिक है हमारा? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भी सबसे पहले हम देश और राजधानी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं और उनकी राजधानी या कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये है हमारे देश और ये होंगी हमारी राजधानी। ठीक, तो सबसे पहले जो हम नोट डाउन करेंगे, सबसे पहला जो देश होने वाला है हमारा, वो होगा अफगानिस्तान। जिसकी राजधानी है काबुल। काबुल है, ठीक है, काबुल। जिसकी राजधानी क्या है? काबुल। दूसरा अफगानिस्तान से ही सटा हुआ है पाकिस्तान, जिसकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। उसके बाद तीसरा है हमारा भारत। भारत से ही पाकिस्तान भी सटा हुआ है और अफगानिस्तान की सीमा भी साझा करता है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उसके बाद चौथे नंबर पे है भारत के बाद श्रीलंका, जो कि भारत के नीचे स्थित है। जिसकी राजधानी है जय जिसकी राजधानी है जय वर्धनापुरे। जयवर्धनेपुरे, ठीक, इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरे। पांचवें नंबर पे है श्रीलंका के बाद मालदीव, जिसका हमारे साथ विवाद हो गया था अभी। मोदी जी ने एक रील पोस्ट कर दी थी लक्षद्वीप में, तो पूरी अर्थव्यवस्था हिला दी गई थी मालदीव्स की। तो मालदीव्स की जो राजधानी है वो क्या है? माले। उसके बाद छठे नंबर पे है भूटान, जो कि हमारा उत्तराखंड के ऊपर है, जहाँ पे हिमालय पर्वत है। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। उसके बाद सातवें नंबर पे है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। और आठवें नंबर पे हमारा नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, तो ये है हमारे वो देश जो कि दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। ठीक, कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ये है उनकी राजधानियां। ठीक है, अब इनके बारे में ही कुछ बातें हमें जाननी है कि इन देशों के बारे में कुछ कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है। देख, आप और कोई देशों को याद रखें ना रखें, लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हैं या भारत के साथ सीमा साझा करते हैं या भारत के आसपास वाले देश हैं, उनकी राजधानी, मुद्रा और उनके नाम जरूर से याद रखें कि वो सीमा साझा करते हैं या नहीं करते, उनकी राजधानी क्या है, ठीक है, और उनकी मुद्रा क्या है। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी हैं उनको खासकर से ध्यान में रखें कि वो कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन देशों के बारे में। सबसे पहले जो अफगानिस्तान है वो सीमा साझा करता है भारत के साथ। कहाँ से करता है? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, J&K है ऊपर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसको अब डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे 370D धारा भी हटा दी गई है, जिससे वहाँ पे अडानी अंबानी जाके जमीन ले सकते हैं या हम जैसे लोकल लोग भी जाके जमीन
ले सकते हैं। ठीक है, तो J&K से ये थोड़ी सी सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, पाकिस्तान भी सीमा साझा करता है, इस्लामाबाद इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे ताल्लुकात हमेशा खराब ही रहते हैं इसके साथ, ये कुछ ना कुछ नई पागलपंती करता रहता है, जिससे हमें भी कष्ट होता है और इसको उससे दुगना कष्ट होता है इसकी पागलपंती से। ठीक है, ये अहित हमारा करना चाहता है लेकिन हो इसका खुद का जाता है। हाल ही में जो मैच भी हुआ है अभी, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है, जिसके अंदर भारत ने ले दे के ही सही लेकिन मैच को जीत लिया है। जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है अभी, उसको इन्होंने हार हरा दिया है। जो पाकिस्तान वाले हैं वो हार गए हैं, भारत वाले जीत गए हैं। ठीक है, एक जगह आकर लगा था कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन भारत वाले थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैच को पार करा दिया। ठीक है, तो ऐसा तो मुश्किल ही हो पाता है, कोई कोई कभी ना कभी ऐसा वाक्य पड़ता है कि मैच जीत जाए पाकिस्तान वाले भारत से, वरना ये मैच बड़ा रोमांचक होता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हो और पूरी पब्लिक जो है अपना काम धंधा छोड़ के, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के, बस एक चीज फोकस रहती है कि आज का मैच, तो जो ना मैच देखने वाला व्यक्ति भी है ना, वो भी देखता। मैं मैच कभी नहीं देखता, लेकिन इस मैच को मैं भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। जो भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता है, पता नहीं इसकी तो अलग ही क्यूरियोसिटी है सबके अंदर। ठीक है, तो चलिए वो तो होती रहेंगी। अब दूसरी बात है, जो भारत है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्रीलंका है, श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका के जो श्रीलंका और भारत के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो है एक जल संधि है, जिसका नाम शायद आप सबको ध्यान में भी होगा, जो कि किसके नाम के ऊपर है? इस पाक के नाम के ऊपर है। पाक पाकिस्तान के देश के नाम से मैच करती है, तो कई बार बच्चों से पाकिस्तान और भारत के बीच की जल संधि समझ लेते हैं। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा रखा है वो तो एकदम सही से ही लगाएगा। ठीक है, तो ये जो जल संधि है इसका नाम क्या है? पाक जल संधि, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा, जो श्रीलंका है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है रत्नों का नगर के नाम से जाना जाता है, या रत्नों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किससे? रत्नों का द्वीप के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है श्रीलंका को। ठीक है, और ग्रेफाइट खनिज पदार्थ पाया जाता है इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू में, ग्रेफाइट पाया जाता है। और इसके अंदर जो है सिली द्वीप भी कहा जाता है इसको, किस किस नाम से? सिहिली। सिहिली द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये श्रीलंका के बारे में है। ठीक है, कि श्रीलंका के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि के नाम से। दूसरा, इसको रत्नों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है। ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। सिहिली द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो बात थी, ये थी हमारी श्रीलंका के बारे में। ये थी श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। किस किस के बीच में है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात आती है मालदीव के बारे में। मालदीव क्या है? पर्यटन का पर्यटन नगर, या पर्यटन का स्थल के रूप में जाना जाता है मालदीव। ठीक है, ये बात मालदीव के बारे में क्लियर है। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ दर्रे पड़ते हैं, कुछ पर्वत पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कुछ पर्वत पड़ते हैं जिनका नाम है हिंदू कुश, किरथर,
और सुलेमाना। ये पर्वत हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएटेड है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, सीमा है, उसको क्या बोलते हैं? भारत और मान लीजिए भारत पाकिस्तान है, इनके बीच में ये जो सीमा है, इस सीमा को क्या बोलेंगे, या जो बाउंड्री है या बॉर्डर है, इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और क्या बातें हैं जो इनके बारे में महत्वपूर्ण हो सकती है? हाँ, एक बात और है, आपने सुना होगा पाकिस्तान या सिंधु जल संधि। ठीक है, सिंधु नदी की एक जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें नदियों की विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कुछ नदी थी जिनका विभाजन हुआ था इस तरह के 20% पानी जो है उसका इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान, और 80% उनका पानी इस्तेमाल करेंगे भारत वाले। ठीक है, या हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। दूसरा जो हुआ था, तीन कुछ नदियां थी, उनके बारे में था कि इन नदियों का पानी 80% पाकिस्तान को जाएगा और 20% भारत में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन नदियों का विभाजन हुआ था, तो उसको ही जल संधि बोलते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, कौन कौन सी नदी थी जिसके बारे में वो चर्चा हुई थी। समझौता कौन सा था? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले थी रवि, व्यास और सतलज। ये तीन नदियां थी। कौन कौन सी? रवि, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये तीन नदियां थी, सबसे पहली नदियां हैं। इनके बीच में ये पहली संधि हुई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इनका जो है जल दो के बीच में किस किस के बट रहा था? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत को इसमें दिया गया 80% जल, कि इन नदियों का 80% जो जल है वो कौन इस्तेमाल में लेगा? भारत इस्तेमाल में लेगा। और पाकिस्तान को इसका दिया गया 20%, जबकि इसका इनका 20% जल कौन इस्तेमाल में लेगा? पाकिस्तान लेगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नदियां थी वो थी हमारी चिनाब, झेलम और सिंधु। झेलम और सिंधु, ये सारी सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इनका क्या हुआ? ये जो नदियां हैं ये कुछ भारत में बहती हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आधी भारत से स्टार्ट होंगी और पाकिस्तान तक जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये नदियां बहती हैं। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे, जब सिंधु भारत के बारे में पढ़ेंगे, जब हम भारत के भूगोल में चले जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। जब नदी प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम इस सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, किस किस तरह से वो बहती हैं, कहाँ कहाँ से वो पास थ्रू होती हैं। ठीक है, मैप से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किधर किधर से नदियां हमारी पास होती है। ठीक है, तो इनमें क्या समझौता हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में? पाक भारत, इसमें हुआ, इसमें इनका जो जल है 80% यूज करेंगे पाकिस्तान वाले, या 80% जल दिया जाएगा पाकिस्तान को, और 20% जल मिलेगा इनका भारत वालों को। ठीक है, तो 80% इनका और 20% इनका। ठीक है, और पाकिस्तान वाले के लिए 20% इन नदियों का और 80% इन नदियों का पानी पाकिस्तान वाले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, सिंधु जल समझौता समझ में आ गया क्या हुआ, किस किस के बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, ये जो हमारा था, ये पाक जल संधि कहाँ पे है? ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, ये किसके बारे में लिखा हुआ हमने? सारे श्रीलंका के बारे में। ये क्या है? हिंदू कुश, किरथर और सुलेमाना, ये पाकिस्तान के पर्वत हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणियां हैं पाकिस्तान की। ठीक, और
सीमा साझा करता था अफगानिस्तान, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने दो टॉपिक को आज क्लियर कर लिया आपने, एक पूर्वी एशिया को और एक दक्षिणी एशिया को। इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपको समझना है बस। जितना हम लिखा रहे हैं, जितना आपको ये पूरा एनालाइज करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, रिवीजन करते रहना है।